हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। इसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 7, हीटिंग सिस्टम। इसमें हमारा टॉपिक है सौर जल तापक, सोलर वाटर हीटर। सौर किरणों से पानी गर्म करने की यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें न ईंधन जलता है और न धुआं उठता है और न ही बिजली की खपत होती है। सौर जल तापक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट देखिए, सौर जल तापक में पानी सूर्य की किरणें सोलर रेडिएशन द्वारा गर्म होता है। सौर किरणों, धूप, मौसम आदि के आधार पर इसमें 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पानी गर्म हो सकता है। सेकेंड है, यह विश्व में कहीं भी जहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती हैं लगाया जा सकता है। यह साफ सुथरा सौर रहित प्लांट है। यह धुआं रहित होता है और पूर्णतः प्रदूषण मुक्त होता है। इसको चलाने के लिए परंपरागत ऊर्जा सोर्सेज जैसे कोयला, तेल, बिजली की आवश्यकता नहीं होती। इसका संचालन बहुत सरल पड़ता है और संचालन व्यय नाम मात्र है। देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई भी जलंग नहीं है। समय और श्रम की बचत होती है। यह पूरी सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें दुर्घटना का कोई भय नहीं होता। यह प्लांट घर की छत पर अथवा खुले आंगन में जहाँ सीधी धूप पड़ती हो लगाया जा सकता है। अब देखिए, इन्होंने एक लाइन कही है कि सौर ऊर्जा तापक के अवगुण कोई नहीं है। अवगुण कोई नहीं है तो मैं इसे नहीं मानती, क्योंकि इसके भी डिसएडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज देखिए क्या क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। कि ये है आपका पृथ्वी, मान ये पृथ्वी नहीं बनी ठीक से, ओके ये ठीक है, मैं दोबारा बना देती हूँ। ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, आप इसे पृथ्वी मान लीजिए। ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी मकर रेखा और ये है आपकी भूमध्य रेखा है जिसे आप कहते हैं विषुवत रेखा। सूर्य जो होता है, सपोज दैट ये सूर्य है, ठीक। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ते हैं वो पड़ती हैं किसमें, भूमध्य रेखी क्षेत्र में। वो कौन सा है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य का पार्ट है, इसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पे धूप अधिक समय तक रहती है, ठीक। तो पहली बात तो ये कि सौर ऊर्जा का जो यूज़ होता है सौर पैनल लगाने का, वो हम इन क्षेत्रों में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें धूप ज़्यादा मिलती है, ठीक। दूसरी चीज़, सोचिए ऐसी जगह या ऐसे मौसम जहाँ पे हमें बहुत कम लाइट हो रही हो, जैसे सर्दियों की, विंटर्स की अगर बात करें हम नॉर्थ इंडिया में, ठीक। तो नॉर्थ इंडिया नॉर्मली क्या होता है, कर्क रेखा से ऊपर पड़ता है। अगर आप भारत का मैप बनाएंगे तो वो कहाँ पड़ेगा, समथिंग यहाँ पे बनेगा बनी थी छोटी सी जगह में। ये इंडिया का कोई मैप पड़ेगा, ये मतलब ये तो मैंने पोल्स पे पहुँचा दिया इसको, ये आप इसको समझ लीजिए कि कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है और नॉर्थ इंडिया कहाँ पड़ता है, हमारे यहाँ पे ऊपर पड़ता है कर्क रेखा से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो विंटर्स में बहुत कम धूप निकलती है, आप जानते ही हैं, तो उस मौसम के आधार पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अवगुण नहीं होते। और हाँ, ये महंगा प्लांट होता है। इन्होंने इसमें कहा है कि संचालन बड़ा सरल पड़ता है, ये सही है, संचालन व्यय कम है, लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें लैंड की आवश्यकता होती है, ज़मीन की। छतों पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन अब छतों पे इतनी मात्रा में नहीं लगा सकते हैं ना, गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। तो इसके लिए पैनल्स के लिए लैंड की आवश्यकता पड़ती है और वो लैंड फिर किसी यूज़ में नहीं हम कर सकते उसको। तो हमारे पास इतनी लैंड भी नहीं है क्योंकि हमारे पास खेती के लिए ज़मीन पूरी नहीं पड़ पा रही है। तो इसके भी अपने डिसएडवांटेज हैं। फिर ये देखिए रचना। रचना है, एक सामान्य सौर जल तापक में इस्पात अथवा एल्युमिनियम का 1 मीटर इंटू 2 मीटर माप का बक्सा होता है जिसके ऊपर मोटे कांच का ढक्कन लगा रहता है। बक्से की तली पर कॉपर की एक अवशोषक प्लेट ऑब्जॉर्वर फिट की जाती है जिसके ऊपर आर पार होती हुई कॉपर की ही राइजर ट्यूब थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगती हैं और यह नलिकाएं अपने दोनों सिरों पर एक कलेक्टर से जोड़ी जाती हैं। अवशोषक प्लेट और नलिका पर काला पेंट करते हैं ताकि इनकी ताप अवशोषकता अच्छी रहे। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर अच्छा ताप अवशोषक होता है और ताप हानि कम हो। ताप हानि को कम करने के लिए अवशोषक प्लेट के नीचे कांच रूल का एक रोधक इंसुलेशन लिया जाता है। इसका देखिए डायग्राम हम देखते हैं। यह है आपका सौर जल तापक। इसकी इन्होंने पूरी एक कार्यप्रणाली दिखाई है। फिर इसका संचालन देखिए कैसे किया जाता है। इसको भवन की छत अथवा खुले आंगन में जहाँ पर धूप बिना रोक टोक के आती है उसको रखा जाता है। चपटी अवशोषक प्लेट कलेक्टर का मुख सूर्य की किरणों की तरफ
कुछ दक्षिण दिशा को झुकाते हुए रखना चाहिए। जल तापक प्राय 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक अधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये सोलर वाटर हीटर है, ठीक। जो मैंने आपको बताया था वो सोलर की किसकी बात करी थी, मैं सोलर पैनल की बात कर रही थी कि ये सस्ते हो सकते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि सोलर पैनल ही इतने महंगे लगते हैं। तो फिर आता है कि जब अनेक संग्राहक लगाने हो तो उनके मध्य 3 से 5 मीटर की दूरी रखते हैं। ठंडा पानी संग्राहक के एक सिरे से प्रवेश करता है और जिगजैग पाइपों में चक्र काटता हुआ, जिगजैग क्या, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, पाइपों में चक्र काटता हुआ आवश्यक तापमान तक गर्म होकर दूसरे सिरे से बाहर निकलता रहता है। संग्राहक से निकले गर्म पानी को एक तापरोधक टंकी में इकट्ठा करते हैं। यह पानी टंकी में अगले दिन तक गर्म बना रहता है। अगले दिन सूर्य की किरणें पड़ने पर जल तापक पुनः कार्य करने लगता है। जल तापक की पूर्ण संचालन क्रिया स्वतः चालित है, किसी भी चरण पर इस पर ध्यान नहीं रखना पड़ता। 1 मीटर इंटू 2 मीटर माप के प्लेट कलेक्टर से प्रतिदिन 60 डिग्री सेल्सियस पर 100 लीटर गर्म पानी मिल सकता है। ये देखिए, इसका है कपाट वाल्व है, ये ठंडा पानी का इनलेट है और ये छन्नक लगा हुआ है। यहाँ ये रोटामीटर है, सौर तापक है, ताप नियंत्रक, और गर्म जल का संग्राहक टैंक है और ये ताप नियंत्रक है। यूजेस देखिए क्या क्या है। सौर जल तापक के उपयोग आवासीय भवनों में दैनिक आवश्यकता के लिए गर्म पानी के लिए घरों के लिए 100 से 300 लीटर क्षमता वाले सौर जल तापक यूजफुल रहते हैं। दुग्ध उद्योग में टैंकरों, पीपों, बोतलों को गर्म पानी से धोने के लिए, होटल, कैंटीन, रसोई घर में बर्तन धुलने के लिए, लॉन्ड्री तथा चिकित्सालयों में और कपड़ा उद्योग में। सावधानी क्या क्या है। सौर जल तापक पर दिन के घंटों में छाया नहीं पड़नी चाहिए। इस पर प्रातः 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक सीधी धूप पड़ती रहे। अच्छा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। गर्मियों के मौसम में तो हो सकता है, लेकिन विंटर वगैरह में तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके कांच पर धूल नहीं जमनी चाहिए और इसे निरंतर साफ रखना चाहिए। संग्रह टंकी में पानी को उसी दिन इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि अगले दिन के लिए तापक कार्य करता रहे। तो ये इसकी कुछ सावधानियाँ थी, इसके कुछ प्रिकॉशंस थे। नेक्स्ट है देखिए आपका संवातन या वेंटिलेशन। नेसेसिटी देखिए क्यों होती है। भवनों में अन्य आच्छादित स्थलों से गंदी दूषित हवा को बाहर निकालने और ताज़ी शुद्ध वायु को भीतर लाने की क्रिया को वेंटिलेशन कहते हैं। कमरों की दूषित हवा गर्म होने के कारण रोशनदानों से बाहर निकलती है और इसका स्थान लेने के लिए दरवाजों, खिड़कियों से ताज़ी हवा भीतर आती है। मनुष्य के श्वास लेने पर, धूम्रपान करने पर, आग जलाने तथा अन्य कारणों से वायु दूषित होती है। इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर भवन न रहकर काल कोठरी बन जाते हैं। वायुमंडलीय हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में अन्य तत्व होते हैं। मनुष्य सांस में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। एक व्यक्ति 1 घंटे में सांस लेने के कारण 0.017 मीटर क्यूब CO2 हवा में छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वातावरण में CO2 गैस की मात्रा 1.5% तक बढ़ जाती है तो मनुष्य सिर दर्द और सिर चकराने की क्रियाएं अनुभव करता है। CO2 की मात्रा 2.5% तक बढ़ जाने पर जलती मोमबत्ती स्वतः बुझ जाती है और 5% से अधिक होने पर मनुष्य बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो मनुष्य को सुविधा व आराम से रहने के लिए कमरे में CO2 की मात्रा 0.6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये था क्या, वेंटिलेशन के। यहाँ से देखिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चंस कि CO2 की कितनी मात्रा से क्या होता है, स्पेशली ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा, फिर भी आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।